चलिए देखिए, बायो-सेवर्ट के नियम की विशिष्ट स्थितियाँ या विशेष स्थितियाँ। कल आपको बताया गया था किसी भी अल्पांश के कारण, ये छोटा सा अल्पांश है, किसी भी बिंदु पर बिंदु चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है dv = μ0/4 पाई IDL sin θ/r²। ये बायो-सेवर्ट का नियम है। किसी भी चालक के एक छोटे खंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र μ0/4 पाई IDL sin θ/r² होता है। ठीक, अब हम करते क्या है, यदि धारावाही अल्पांश के अंदिश किसी बिंदु पर, जैसे ये कोई चालक है, इसका एक छोटा सा खंड है, इसके अंदिश मतलब यदि धारावाही चालक की लंबाई dl हो तो इसके अंदिश कोई भी बिंदु P ले लिया जाए। इसके अंदिश मतलब इसको मिलाने वाली रेखा के अंदिश कोई बिंदु अगर P ले लिया जाए तो इस P पर बिंदु चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए थीटा को हम क्या लेंगे, 0। जब थीटा को 0 लेंगे तो dB = कितना हो जाएगा, μ0/4 पाई IDL साइन थीटा के स्थान पे रख देंगे 0/r²। और आपको पता है साइन 0 का मान 0 होता है, अर्थात dB = 0। मतलब किसी छोटे खंड के कारण या अल्पांश के अनुदिश किसी बिंदु पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो वह हमेशा क्या होती है, 0 होती है। इसी तरह हम धारावाही चालक के अंदिश, अगर जैसे ये धारावाही चालक है, इसके अंदिश अगर इस धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। अब धारावाही अल्पांश के लंबवत, जैसे ये चालक है, इसका ये अल्पांश है, इसके लंबवत मतलब इसके लंबवत r दूरी पर कोई बिंदु P है, कितने अंश के कोण पर, 90 अंश के कोण पर। लंबवत मतलब 90 अंश, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश। dB बराबर कितना हो जाएगा, μ0/4 पाई IDL साइन थीटा के स्थान पे 90/r²। साइन 90 का मान 1 होता है, तो dB बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई IDL। अब देखिए साइन 90 का मान 1/r²। तो लंबवत किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0/4 पाई IDL/r² होता है। अब अगला हम देखते हैं, किसी लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये लंबा धारावाही चालक है, चाहे जितना लंबा हो सकता है, इसके कारण r दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा खंड ले लेंगे। इस छोटे से खंड के कारण r दूरी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है dB = μ0/4 पाई IDL sin θ/r²। μ0/4 पाई IDL sin θ/r², यही होता है। छोटे खंड के कारण किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0/4 पाई IDL sin θ/r²। इस पूरे धारावाही चालक के कारण निकालना है तो हम इस छोटे से खंड का क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन, B = समाकलन dB। अब लिमिट जैसी स्थितियां हो वैसे यहाँ लिमिट रख देते हैं और समाकलन dB का मान होता है μ0/4 पाई IDL sin θ/r²। अब इसका समाकलन कर देंगे तो ये पूरे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। तो ये पूरी स्थितियां हैं बायो-सेवर्ट के नियम की विशिष्ट स्थितियां। धारावाही चालक के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, धारावाही चालक के लंबवत तो थीटा बराबर 90 अंश ले लेते हैं, और पूरे चालक के कारण निकालना है तो समाकलन μ0/4 पाई IDL sin θ/r² होता है। ठीक, अगला देखते हैं। देखिए, वाय या निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक तथा विमा। वाय या निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक और विमा क्या क्या होता है। सबसे पहले आप जानते हैं वाय या निर्वात की चुंबकशीलता को μ0 से प्रदर्शित करते हैं, और μ0/4 पाई का मान होता है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। मतलब इसका जो मात्रक होता है, μ0 का जो मात्रक होता है, ये μ0 का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो μ0 का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, या इसी को वेबर प्रति एम्पियर मीटर कहा जाता है। इसी को वेबर प्रति एम्पियर मीटर कहा जाता है। ठीक, वेबर प्रति एम्पियर मीटर। तो μ0/4 पाई का मान 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर या वेबर प्रति एम्पियर इंटू मीटर। इसकी विमा लिखनी है। विमा में आएंगे न्यूटन बल का मात्रक होता है, और बल की विमा आप जानते हैं mL/t-2 अपान एम्पियर का स्क्वायर, तो एम्पियर का स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा mL/t-2 और A-2। मतलब μ0 की जो विमा होती है mL/t-2 और A-2 होती है। ठीक, मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, या इसी को वेबर प्रति एम्पियर इंटू मीटर कहा जाता है, और इसकी विमा जो होती है mL/t-2 A-2 होती है। चलिए अगला आर्टिकल है,
चलिए अगला आर्टिकल है वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता तथा वैद्युतशीलता में संबंध। चूंकि आप जानते हैं वायु की या चुंबक की वायु या निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट होती है और वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट होती है। इन दोनों में संबंध क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता है कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। हम मात्रक नहीं लिख रहे हैं। म्यू नॉट अपान 4 का मान कितना होता है 10⁻⁷। इसी को उलट देते हैं, इसे लिख सकते हैं 4 π/म्यू नॉट। अगर 4 π/म्यू नॉट लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/10⁻⁷। उलट देंगे नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 4 π/म्यू नॉट हो जाएगा बराबर 10⁷। ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 का गुणा कर दीजिए। समीकरण 1 तथा 2 का गुणा करने पर समीकरण 1 और 2 का हम गुणा करेंगे। देखिए समीकरण 1 में क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट है। उसके बाद समीकरण 2 में है 4 π/म्यू नॉट। समीकरण 1 है 9 × 10⁻⁹ गुणे समीकरण 2 है 10⁻⁷। अब देखिए 4 से 4 कट गया, बचा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये कट गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। 9 × 10⁻⁹, 9 और 7 10 घात आपस में जुड़ जाएंगे, 9 7 16। 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया 9 × 10⁻⁹। 9 × 10⁻⁹ को लिख सकते हैं 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। ठीक, इसे ऐसे भी लिखा सकता है, इसका अगर वर्गमूल निकालने तो 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 3 × 10⁸। 3 × 10⁸ क्या होता है? निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल होती है, और निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल को हम c से प्रदर्शित करते हैं। तो म्यू नॉट 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर c, मतलब 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या किसके बराबर होता है? प्रकाश की चाल के बराबर होता है। प्रकाश की चाल के बराबर होता है। कभी कभी आपको म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान पूछा जाता है। जैसे अगर पूछ दिया जाए कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान निकालिए, तो आप जानते हैं 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है c। वर्क कर दीजिए 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट उलट जाएगा 1/c स्क्वायर। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1/c स्क्वायर के बराबर होता है। कभी कभी ऐसे पूछा जाता है, बताइए 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की विमा। 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की विमा 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है? c के बराबर है। तो इसके स्थान पे c लिख सकते हैं। c की विमा, c क्या है? प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल है, और प्रकाश की चाल की विमा होती है LT-1, मतलब 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की विमा LT-1 होती। मात्रक पूछा जाता 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट c के बराबर होता है। c प्रकाश की चाल है, और प्रकाश की चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरीके से बीमा कभी कभी इस तरीके से पूछा जाता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की बीमा। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पता है आपको 1/c स्क्वायर के बराबर है, तो इसे लिख सकते हैं 1/c स्क्वायर की बीमा। c स्क्वायर किसके बराबर है? 1/L2t-2, L t-1 है, ये ऊपर चला जाएगा L-2t स्क्वायर। तो ये 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की बीमा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में संबंध होता क्या होता है, या कभी कभी √म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान पूछा जाता है। √म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अगर आपको पूछा जाए तो 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट c है, तो √म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होगा? 1/c के बराबर होगा। ये इसकी संबंध होता है। तो 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट प्रकाश की चाल के बराबर होता है। 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर c, ये प्रकाश की चाल के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, अगला देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, या तो दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाते हैं, या फिर मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम। तो हम बस एक पढ़ते हैं, दाएं हाथ की हथेली का नियम। देखिए आगे, चलिए देखिए अगला आर्टिकल क्या है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ के हथेली का नियम। दाएं हाथ आप पहले, ये दायां या राइट हैंड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दाएं हाथ के अंगूठे और अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत फैला लेते हैं। ये देखिए पंजा सीधे सीधे, अंगूठा इधर हो गया, ये अंगूठा हो गया, और ये अंगुलियां दोनों एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैला लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इस प्रकार लंबवत फैलाते हैं। अंगूठा जो है वह धारा की दिशा को बताए,
अंगूठा धारा की दिशा में कर देते हैं और अंगुलियां जो शेष चारों अंगुलियां बचती हैं उसे उस बिंदु की ओर ज्ञात कर देते हैं जहां पे आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दाएं हाथ की हथेली को के अंगूठे और अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा किसको बताता है, उस चालक में धारा की दिशा को बताता है, और अंगुलियां क्या बताती हैं, जिस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना उसकी दिशा में, मतलब अंगूठा धारा की दिशा में हो और अंगुलियां उस बिंदु की ओर है जहां पे आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो हथेली को लंबवत धक्का देने की दिशा, आप धक्का किधर से देंगे, पीछे से, नीचे से आप ऊपर धक्का देंगे। अगर हथेली ऐसे है, देखिए ये है, अगर ये है तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, हथेली हो गई, ये अंगुलियां और अंगूठे एक दूसरे के लंबवत है, अंगूठा धारा की दिशा में है, अंगुलियां उस बिंदु की ओर है जहां पे आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हथेली को लंबवत धक्का देने की दिशा, ये देखिए हथेली को पीछे से धक्का देंगे। अगर हथेली ऐसे है तो चुंबकीय क्षेत्र को नीचे की ओर धक्का देंगे हथेली को, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर, और अगर हथेली ऐसे है तो आप नीचे से ऊपर की ओर धक्का देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर होगी। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं हमने ये चालक ले लिया है, इसमें हमने क्या किया, धारा की दिशा दिखा दी और धारा की दिशा इधर है, ऊपर से नीचे की ओर, ये आई की दिशा, और कहा जाए कि इस ए पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए, इस ए पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करिए। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहला काम क्या है, अंगूठे को हम धारा की दिशा में कर देते हैं, अंगूठा धारा की दिशा में हो गया, अंगुलियों को फैला करके उस बिंदु की ओर करते हैं जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, वह बिंदु देखिए इधर है, तो अंगुलियों को इस दिशा में कर देंगे या ऐसे कर देंगे। अंगूठा धारा की दिशा में हो गई, आपकी अंगुलियां एक ही तरफ हो गई जहां पे आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो ये अंगूठा धारा की दिशा हो गई, अंगुलियां बिंदु एक ही तरफ हो गई, तो आपको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र। हथेली को लंबवत धक्का देंगे, अब धक्का किधर से देते हैं, पीछे से, धक्का आप किधर देंगे, नीचे की ओर, देखिए ये धक्का देंगे तो ये नीचे की ओर धक्का देंगे, तो इस ए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी, किधर होगी, नीचे की ओर। जैसे हम उदाहरण एक और ले लेते हैं, देखिए एक चालक तार, इसमें धारा बह रही है, एक बिंदु ए ऊपर है और दूसरा बिंदु सी नीचे है, दोनों पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो पहला काम क्या है, दायां हाथ लाएंगे, अंगूठे को आप धारा की दिशा में कर देंगे, कर दिया आपने, ए को कि अंगुलियों को किधर करेंगे जहां पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं हम ए पे चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, तो अंगुलियों को ए की तरफ फैला देंगे, ठीक, अंगूठा धारा की दिशा में हो गया, अंगुलियां ए यही है, देखिए ए की दिशा में आपने कर दिया। हथेली अब धक्का किधर देंगे, पीछे से धक्का देते हैं, तो हथेली को धक्का देने की दिशा किधर होगी, ऊपर की ओर, तो ए पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर होगी। अब यही कहा जाए अगर सी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करिए, किस पर, सी पर, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, अंगूठे को धारा की दिशा में और अंगुलियों को किधर करते हैं, उस बिंदु की ओर करते हैं जहां पे हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अंगूठे को हम धारा की दिशा में करेंगे और अंगुलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगुलियों को उस बिंदु की ओर करेंगे जहां पर हमको क्या करना है, तो अंगूठा आपने धारा की दिशा में कर दिया, ठीक, लेकिन ये अंगुलियां उधर है, तो आपको क्या करना होगा, अंगुलियों को, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप कापी को घुमाइए, देखिए अंगूठा हो गया धारा की दिशा में, ठीक, अंगूठा सी कहाँ है, नीचे की ओर, सी की तरफ आपने कर दिया, ठीक, ये अंगूठा धारा की दिशा को बताया और सी की तरफ आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब धक्का किधर देंगे, पीछे से धक्का देते हैं, धक्का नीचे की ओर दिया जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सी के लंबवत नीचे की ओर होगी। इस तरह हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। अब अगला वीडियो में थोड़ा टफ आर्टिकल है, उसे आप लोग ध्यान देंगे।